हेलो एवरीवन गाइस। आज हम अपने 9th स्टेप को कंप्लीट करेंगे, ऑपरेटर्स इन जावा। इससे पहले मैं हमेशा की तरह एक आपको रिकैप बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो 8 स्टेप किए हैं उसमें हमने जावा सीखने के लिए क्या क्या स्टेप कवर किए हैं। तो गाइस, जो पहला स्टेप हमने किया था बहुत ही सिंपल। वो हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि जावा डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है वो हम कहाँ से कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे सेट करते हैं कि वो ठीक से चले। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम को हमने चला के देखा था क्योंकि हमें चेक करना था कि जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है वो ठीक से सेटअप हो गया हमारे कंप्यूटर में, हमारी मशीन में या नहीं। तो वो प्रोग्राम चल गया था, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉल जावा सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपमेंट, जिसे जेडीके कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? जेडीके। प्लस फर्स्ट प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बना के देखा था। उस प्रोग्राम के बारे में हमने बात की थी कि जो सबसे स्मॉल प्रोग्राम जावा का हम लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद गाइस, सेकंड स्टेप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने जाना था कि जावा है क्या, इंटरव्यू में कैसे उसको आंसर कर सकते हैं, उसके जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या होता है। तो हमने डिटेल में इस बारे में डिस्कशन किया था सेकंड स्टेप में। गाइस, तीसरे स्टेप में हमने जाना था जेडीके, जेआरई और जेवीएम, ये तीनों क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं और इन्हें कैसे हम समझ सकते हैं। तो जेडीके, जेआरई, जेवीएम को हमने डायग्राम्स और एग्जांपल्स के थ्रू पूरा समझा था। उसके बाद जब हम समझ गए थे कि जेडीके किस लिए यूज़ होता है, जेआरई, जेवीएम किस लिए यूज़ होते हैं, उसके बाद फोर्थ स्टेप पे हमने जाना था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो पूरी प्रोग्रामिंग का बेस है जावा की, वो उनका मीनिंग क्या है, रियल वर्ल्ड में हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, जो असली दुनिया है इसमें हम कैसे उसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे रियल दुनिया में ये होता है वैसे ही क्लास और ऑब्जेक्ट जावा में होते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमने जाना था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव किन्हें कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं, तो ये हमने जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि सिक्स स्टेप में कि कंस्ट्रक्टर और मेथड जावा में क्या होते हैं। क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन्हें कंस्ट्रक्टर कहते हैं और मेथड से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। तो इन्हें क्या क्या इनके पास एबिलिटी होती है, ये कैसे हम लिखते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। उसके बाद सेवन स्टेप में हमने जाना था कि वेरिएबल क्या होते हैं। हमने जाना था कि अगर किसी डेटा टाइप में हम कोई चीज़ सेव करते हैं तो कौन सा वो चीज़ होती है जिसके अंदर उस डेटा टाइप की वैल्यू हम सेव करते हैं। जैसे इंट एज इक्वल टू 20, यानी इंट हो गया डेटा टाइप, एज वेरिएबल और 20 होगी उसकी वैल्यू। तो इस तरह से नंबर के लिए या फिर टेक्स्ट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए हम कैसे वेरिएबल कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। इनके जो तीनों टाइप होते हैं, क्लास वेरिएबल यानी स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, तीनों को हमने ठीक से एग्जांपल के साथ समझा था। उसके बाद एट्थ स्टेप में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिस पे मैंने स्टार भी लगाया था, जिस पे हमने समझा था कि मॉडिफायर्स जो वर्ड्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, मॉडिफायर्स एक्चुअली क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है, एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, दो कैटेगरी सिर्फ होती है। उनको हमने एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझा था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। आइए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को codejava25hours.com। यहाँ आके जैसे आप कोड जावा खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, पहला जो बटन आएगा कोड जावा का उस पर क्लिक कर देना और स्टेप 9 ऑपरेटर्स पे क्लिक कर देना। इसके बाद गाइस डेफिनेशन आती है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेटर्स। सेट ऑफ सिंबल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हमारे पास प्लस का साइन होता है, जोड़ने का साइन होता है, घटाने का साइन होता है, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का होता है, मल्टीप्लाई होता है, इस तरह के जितने भी सिंबल्स होते हैं, हम सिंबल्स कहते हैं। तो जितने भी सिंबल्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि जावा को बिलोंग करते हैं। ये सिंबल्स तो हर एक लैंग्वेजेस में होते हैं, हर जगह जहाँ इन्हें यूज़ किया जाता है, हर कंट्री में, हर जगह इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। जावा में इन सिंबल्स को कैसे यूज़ करते हैं उनका एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स ऐसा नहीं है कि जावा का पार्ट है, ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाहर भी यूज़ होते हैं, लेकिन इनको हम कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ये हम ऑपरेटर्स में समझते हैं कि प्लस का साइन सिर्फ नंबर्स को जोड़ने के अलावा और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ हम प्लस कर सकते हैं, क्या चीज़ हम माइनस कर सकते हैं। तो इनको हम समझेंगे। इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो पहला जो कैटेगरी होती है इसकी, वो होती है अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर।
अरिथमेटिक तो आप समझिएगा, असाइनमेंट अभी हम बात करेंगे। तो ये इनके एग्जाम्पल देखिए, नीचे अरिथमेटिक का एक चार्ट दिखा रखा है, जैसे प्लस का दे रखा है एडिशन, माइनस का दे रखा है सब्ट्रैक्शन, ऑल्सो यूनरी माइनस, और सब मल्टीप्लाई का दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, मोड दे रखा है, मॉड्यूलस, और डबल प्लस भी दे रखा है। इनको हम समझेंगे कि ये कैसे होते हैं, इक्वल टू के साथ भी इन चीज़ों को यूज़ किया गया। तो आइए एक एक करके इनका एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम चलते हैं अपने एक्लिप्स में। तो गाइस इसके लिए एक नया पैकेज बना लेते हैं, नया फोल्डर। पैकेज पे क्लिक किया, इसका नाम रख देते हैं पैक 9, और फोल्डर नेम है, पैकेज नेम है, तो स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं जो हमने रूल पढ़ा था। इसका फिनिश किया, एक खाली फोल्डर बन गया। इसको मैं एक नई क्लास दे देता हूँ, क्लास का नेम रख देते हैं हम अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, तो अरिथ लिख देता हूँ। अरिथ कुछ भी लिख सकते हैं वैसे आप, लेकिन आप समझ जाएं कि कौन से हम ऑपरेटर पढ़ लें, इसलिए अरिथ ऑप, और बोल देते हैं कि मेन मेथड एक ये बना दे। तो हमारा मेन मेथड के साथ हमारी क्लास बन चुकी है। जो एक कमेंट होता है मैं हटा देता हूँ, इसे आप लगा भी रहने देते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लियर रहे जिससे कोड, मैं तो ये हटा देता हूँ। तो एक मेथड बनाते हैं, void show। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले सिंपल मेथड बनाते हैं, और हम एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं, इंट सम इसका नाम रख देते हैं, और 4 + 5 ऐसे लिख देते हैं, और इसी मेथड के अंदर इसे प्रिंट कर देते हैं। अभी बहुत ही सिंपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि हम इसे नंबर्स को कैसे कैसे यूज़ करके हम इसे ऐड करेंगे। इस सम को मैं प्रिंट कर देता हूँ, और क्योंकि मेथड हमें कॉल करना है तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, AR ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नेम के लिए वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसे फर्स्ट लेटर से, मतलब अपर लेटर से स्टार्ट करें या स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें, आप कैसे भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर लिखा और ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट पे सबसे सिंपल एक चीज़ करते हैं, इस मेथड को कॉल कर देते हैं शो। आइए गाइस चला के देखते हैं, इसे किया, और ये देखिए 4 + 9 9 4 + 5 9 प्रिंट हो गया। अब कुछ और करते हैं, देखिए इंट num1, और इसके अंदर मैं 4 सेव कर देता हूँ, और इसी तरह एक दूसरा नंबर लेता हूँ num2, और इसके अंदर 5 सेव कर देता हूँ। तो यहाँ 4 5 लिखने की जगह मैं अब लिख सकता हूँ num1 + num2। अब चला के देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले हम डायरेक्टली वैल्यू दे रहे थे, अब हम उनके वेरिएबल दे रहे हैं जिनके अंदर वो वैल्यू है, तो सेम काम हो रहा है। अब एक काम करते हैं गाइस, ये तो 4 5 ही हमेशा प्रिंट करेगा, हमें बार बार यहाँ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा मेथड के अंदर। मैं एक काम करता हूँ कि इसको दे देता हूँ, पैरामीटर बना देता हूँ, और इसको भी पैरामीटर बना देता हूँ दोनों नंबर का, और यहाँ से इन्हें हटा देता हूँ। तो यहाँ ये पैरामीटर दे दिए हैं 2, तो जब मैं मेथड को यूज़ करूँगा तो मुझे आर्गुमेंट देने होंगे पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो पहला मुझे एक नंबर देना होगा, num1 में जो सेव होगा 7 दे दिया मैंने, और कोमा लगाया, और अब दूसरा देना होगा num2 के लिए, तो मैंने दे दिया 3। तो जैसे ये मेथड चलेगा, शो के अंदर जाएगा, num1 में वैल्यू सेव हो जाएगी 7, num2 में 3। अगला क्या होगा, इंट सम में दोनों सेव हो जाएंगे ऐड होके, और ये प्रिंट हो जाएगा। अब चला के देखते हैं, 10 आ गया। अब यहाँ 6 करते हैं, यानी मेथड को छूने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है ना। तो गाइस मेथड हम ऐसा बनाएं कि उसको यूज़ करते हुए हम वैल्यू चेंज करें तो मेथड को चेंज करने की नीड ना पड़े, तब वो आपने अच्छा मेथड बनाया है। अब देखिए यहाँ मैं कुछ भी वैल्यू लिख दूँ, मैं 16 लिख दूँ, मुझे मेथड को चेंज करने की नीड नहीं पड़ रही है, और ये मेरा एडिशन ठीक से कर रहा है ना। एक काम करते हैं, इसका नाम, मेथड का नेम ना ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा सेंस बन रहा है। ऐड 7,16, तो अभी इसने 7,16 को ऐड किया तो 23 दिखा दिया। तो ये होता है गाइस हमारा एडिशन का सिंबल, हमने ऑपरेटर परफॉर्म करके देख लिया। एक काम और करते हैं गाइस, इसको मैं कर देता हूँ ऐड नंबर, क्योंकि हम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इस मेथड का नेम ऐड नंबर कर देता हूँ। अब मैं एक काम करने वाला हूँ,
मैं एक दूसरा मेथड बनाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ ऐड स्ट्रिंग या फिर ऐड टेक्स्ट लिख देता हूँ। थोड़ा जितना हम जनरल नेम रखेंगे जो सबकी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं तो टेक्स्ट हम किस में सेव करते हैं, स्ट्रिंग में। तो S1 कर देता हूँ और यहाँ स्ट्रिंग S2। और अब मैं दो टेक्स्ट को ऐड करूँगा तो उनका रिजल्ट भी टेक्स्ट ही आएगा, नंबर तो आ नहीं सकता। तो जो इनका रिजल्ट आएगा उसको भी स्ट्रिंग बना देते हैं सम, और S1 S2। अब मैं ये मेथड कॉल करने वाला हूँ जिसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ऐड टेक्स्ट, और अभी एरर आ रहा है कि आपने नंबर क्यों दिया, स्ट्रिंग में नंबर क्यों सेव करवा रहे हो, आप कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग की वैल्यू कैसे देते हैं, डबल कोट में। तो मैंने लिखा कुलदीप और यहाँ मैंने लिखा कौशिक, है ना। अब मैं इसे चला के देखता हूँ। तो पहले तो नंबर वाला चलेगा और 23 प्रिंट कर दिया, फिर कुलदीप कौशिक को उसने ऐड कर दिया। देखिए इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा। अब स्पेस डालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ स्पेस दे सकते हैं या फिर यहाँ दे सकते हैं। दोनों जगह दे दिया तो डबल स्पेस आ जाएगा, कुलदीप कौशिक, यानी हम टेक्स्ट भी इससे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो गाइस ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हुए कि हम कैसे प्लस को यूज़ कर सकते हैं नंबर को जोड़ने में भी, और टेक्स्ट को भी मर्ज करने में, कंबाइन करने में, जोड़ने में हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, माइनस का। तो गाइस बिल्कुल सेम जैसे हमने ऐड नंबर का बनाया था, हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ तो नंबर ही देना है हमें, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो यानी num1 से num2 निकल जाएगा, है ना। फिर जो भी आ जाएगा वो इसमें सेव हो जाएगा। गाइस मैंने यहाँ नंबर लिया है, यहाँ भी नंबर लिया था, तो डुप्लीकेशन का एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मेथड के अंदर मैंने एज ए पैरामीटर दिया है। अगर मैं क्लास में डिफाइन करता तो एक ही स्पेस में होते, यानी एक ही जगह पे होते, तब वो डुप्लीकेट कहलाता। लेकिन मैं मेथड में ले रहा हूँ तो एक काइंड ऑफ लोकल वेरिएबल हुए, और लोकल वेरिएबल का स्कोप यहीं से यहीं तक है। तो यहाँ के बाद वो नहीं जानता कि नंबर को कभी दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो यहाँ दिया, ये भी नहीं जानता कि नंबर कहीं दिया गया था या नहीं दिया गया था, इन्हें पता ही नहीं है। तो आप सेम वेरिएबल का नेम मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसे यूज़ करता हूँ एक बार। ऐड नंबर था तो सबट्रैक्ट नंबर लिखा। अगर इसमें 7 में से 16 ही घटा दूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए माइनस के 9 आया, है ना। तो मैं इसे 10 कर देता हूँ और यहाँ 2 कर देता हूँ, जिससे हमें पॉजिटिव मिल जाए। ये देखिए 12 में से 2 गया और 10, है ना। इस तरह से सबट्रैक्ट हो गया। अगर मैं टेक्स्ट को सबट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, करके देखें, देखते हैं। वैसे गाइस जो टेक्स्ट को हमने ऐड किया था, जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक, तो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को ऐड करने का एक दूसरा तरीका भी है ना। उसे कॉन्कैट कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे वो। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ सब टेक्स्ट और यहाँ माइनस लगा देता हूँ। अब देखिएगा जैसे मैंने माइनस लिखा तो यहाँ एक एरर आ गया, माइनस इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग, यानी आप टेक्स्ट में से टेक्स्ट नहीं घटा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें ऐसा करना हुआ कि कुलदीप लिखा है उसमें से कुल हटाना है तो कैसे करेंगे, तो वो स्ट्रिंग के अंदर उसका एक मेथड दे रखा है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर वो एक तरीका है जिससे आप टेक्स्ट घटा सकते हैं, बट आप माइनस ऑपरेटर को टेक्स्ट पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हम हटा देते हैं, यानी नंबर के लिए हमारा ये काम करता है। नंबर पे काम करता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंट है, लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं आप, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल घटा सकते हैं फ्लोट या डबल यूज़ करके। लाइक 10.45 से 7.35 घटा सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ भी फ्लोट या डबल देना होगा, उनका रिजल्ट भी फ्लोट या डबल में प्रिंट करना होगा। बहुत सिंपल है गाइज। आई थिंक इनके एग्जांपल्स के बाद आप ये सारे यहाँ तक कर सकते हैं, है ना। डिवाइड आपको पता है, डिवाइड कैसे होता है, मोड आपको पता है, रिमाइंडर देता है। मोड का एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लिया, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ वो साइन चेंज करना है और फिर आप रिजल्ट प्रिंट करके देख सकते हैं। मोड का एग्जांपल एक बार मैं करके दिखा देता हूँ।
अब जब मैं इसे मोड नंबर को यूज़ करूँगा मेथड को, तो मैंने ले लिया 12 और 2। पहले ये करके देखते हैं, 0 आया है ना, क्योंकि 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। एक काम करते हैं, यहाँ लेते हैं 5, अब आया 2, तो 5 से जैसे ही 5 2 10 और 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर इसने यहाँ दे दिया। इस तरह से मोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे है गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है इंक्रीमेंट वगैरह, इंक्रीमेंट और ये एडिशन, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं इंक्रीमेंट का मतलब कैसे यूज़ करते हैं, डबल प्लस को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस एक मेथड बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं INC, जिससे आपको पता चला कि इंक्रीमेंट नंबर के लिए मेथड बनाया है। अब इसमें 2 नंबर वैसे दे रखे हैं, 2 नंबर की नीड नहीं है, 2 नंबर से भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसे मैं प्लस ही रहने देता हूँ। प्लस क्यों रहने दिया, हम तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं हम। नम को हमने यहाँ लिख दिया प्लस प्लस, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं कि जब हम चलाएंगे तो क्या होगा। सबसे लास्ट में इसे रन करते हैं, जो भी नए मेथड हम बना रहे हैं वो सबसे लास्ट में लिखते जाते हैं, जिससे हम रिजल्ट आसानी से देख पाएँ। तो गाइस 12 और 5 ही दिया है मैंने इसमें भी, तो होने क्या चाहिए, 12 + 5 प्रिंट होकर 17 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए 18 प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हमने num1 को प्लस प्लस किया तो इसकी वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो गया, यानी num1 का मतलब क्या हुआ, num1 = num1 + 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, num1 ++ का, कि इसकी वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो जाए, यानी ये स्टेटमेंट इसके अंदर रन हो रहा होगा, है ना। इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका आप कह सकते हैं कि ये है। अब गाइस एक चीज़ और करके देखते हैं, मैं इसे यहाँ ना लिख के अगर डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ तो क्या होगा, है ना। देखिए 18 प्रिंट हो गया। अब गाइस मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इस num++ को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। तो num1 क्या दे रखा है हमने, 12। यहाँ हमने num++ को प्रिंट किया है। ध्यान देने की जरूरत है गाइस कि यहाँ देखिए 12 भी प्रिंट हुआ है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो आप 13 प्रिंट होना चाहिए था कि num1++ किया है। तो गाइस ये प्रिंट हो गया, प्लस प्लस हमने जो लिखा है वो बाद में लिखा है, यानी जब ये स्टेटमेंट पूरा रन हो गया और यहाँ तक आ गया तब उसकी वैल्यू बढ़ी है ना। जब उसने प्रिंट किया तो उसने इसे प्रिंट कर दिया, प्लस प्लस बाद में चला तो मेमोरी में 13 हो गया होगा, लेकिन पहले प्रिंट क्या हो गया, 12। अगर हम चाहते हैं कि पहले वो वैल्यू इंक्रीज़ करते और फिर प्रिंट करे तो हम इस प्लस प्लस को यहाँ देंगे। अब हम चला के देखते हैं गाइस, देखिए अब 13 प्रिंट हुआ है, यानी पहले क्या हुआ, पहले प्लस प्लस हुआ, यानी पहले वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है num1 की और फिर उसने उसे प्रिंट किया है ना। तो प्लस प्लस को आगे लगाना है पीछे, वो आपके रिक्वायरमेंट पे अकॉर्डिंग है कि आप उसी टाइम पे चाहते हो कि पहले वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तब आप उसे प्रिंट करें, या फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाए, स्टेटमेंट यहाँ तक आ जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो मेमोरी में वैल्यू चेंज करे। उसी अकॉर्डिंग आप प्लस प्लस को पहले या बाद में लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये स्टेटमेंट पहले वैल्यू ऐड हो रही है फिर वो प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम प्लस प्लस बाद में लगाएं तो पहले हम प्रिंट कर रहे हैं और बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। दोनों केसेस में वैल्यू हम उसकी 1 से बढ़ा रहे हैं। इसी तरह गाइस अगर हम देखें कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा तो बिल्कुल सेम है। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि डिक्रीमेंट अगर करें, है ना, तो हमें क्या करना होगा, माइनस माइनस करना होगा और यहाँ चला देते हैं। तो देखिए माइनस माइनस किया और हमने इसकी वैल्यू हो गई होगी 1 से। हमने मेथड को कॉल नहीं किया डिक्रीमेंट नंबर में। और 5 हम इसे चलाते हैं
तो देखिए सबसे लास्ट के 2 देखेंगे क्योंकि ये सबसे लास्ट में मेथड कॉल किया है, तो और यहाँ ये 2 बार ये प्रिंट हो रहा है, तो इस मेथड का ही प्रिंट हो रहा होगा। तो नंबर को प्रिंट किया 12 और फिर उसकी वैल्यू माइनस हो गई होगी ये 1 से, यानी 11 वैल्यू हो गई होगी। 11 + 5 = 11 और 11 + 5, हाँ तो 16 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है गाइस, अब वही केस है, अगर आप यहाँ माइनस लगाते हैं तो पहले ये डिक्रीमेंट करेगा यानी एक वैल्यू घटा देगा, फिर प्रिंट करेगा यानी 11 को उसने प्रिंट कर दिया। इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद हम ये देख सकते हैं कि माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू और मोड इक्वल टू का असाइनमेंट किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, ये सिंबल हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं किसी एक का एग्जांपल आपको बता देता हूँ और सेम आप बाकी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी को आप इस तरह से ही यूज़ कर सकते हो। तो एडिशन असाइनमेंट हम देखते हैं गाइस, चलते हैं अपने क्लिप्स पे। एक मेथड बनाते हैं, हम एडिशन इक्वल्स टू के लिए देखने वाले हैं, तो मैं इसका नाम कुछ सिमिलर ही रख देता हूँ, एड EQ। ठीक है गाइस, अब इसको मैं हटा देता हूँ। गाइस जो सिंबल होता है एड इक्वल्स टू का, वो होता है प्लस इक्वल्स टू। कैसे वर्क करता है गाइस ये, जैसे मैंने नम लिखा और मैं इसको num2 करना चाहता हूँ ऐसे, तो यानी होगा क्या कि num1 की जो वैल्यू है, जैसे हम ये मेथड जब चलाएंगे, अभी मैंने क्या किया, num1 की वैल्यू को क्या दिया है कि num1 खुद और प्लस num2। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, देखिएगा इस 12 जो हमने दिया है, 12 दिया है, वो int 1 नंबर में जाएगा, 5 जो दिया है वो num2 में जाएगा। तो num1 में हमारा 12 है, अब 12 इक्वल्स टू 12 + 5 यानी 17, तो इसकी वैल्यू चेंज होकर 17 हो जाएगी। अब 17 + 5 है ना, तो रिजल्ट आएगा 22। अब हम इसे चला के देखते हैं, देखिए 22 आया है ना, यानी num1 को हमने क्या किया कि num1 खुद जो उसकी वैल्यू है अभी और num2 उसमें ऐड हो जाए। इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, ये जो ऑपरेटर हम देखने वाले हैं इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। कैसे, num1 और इस ऑपरेटर को अगर हम लगाएं इक्वल्स टू, और यहाँ हम लिख सकते हैं num2। गाइस अब हम चला के देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आएगा, सेव नहीं किया था, देखिए 27। एक सेकेंड, अच्छा ये मैंने ऊपर कमेंट नहीं किया तो वो फिर से ऐड हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब देखते हैं, देखिए 22 आया। यानी या तो हम ये लिखें या फिर अगर हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो हम ये कर सकते हैं। ये ऑपरेटर गाइस इसलिए बनाते हैं, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ कि जब हम ऐसे कर सकते हैं तो हमने वो ऑपरेटर बनाया ही क्यों, क्या सेंस है उसका। सेंस ये गाइस कि हमें इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि नंबर को 2 बार लिखना पड़ रहा है, जो कि एक डुप्लीकेसी है। तो हम कोडिंग में हम ट्राई करते हैं कि हमें अननेसेसरी कुछ लिखना ना पड़े, हमें रिपीटेड वर्ड ना लिखने पड़े। इसके लिए हमने कुछ ऑपरेटर्स ये बनाए। तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको हटा सकते हो और आप ये लिख सकते हो ना। ये हमारा हुआ एडिशन इक्वल्स टू का असाइनमेंट का ऑपरेटर। इसी तरह गाइस आप बाकी कर सकते हो, जैसे माइनस इक्वल्स टू है ना, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है और मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, आप इस तरह से ये कर सकते हो। लास्ट का डिक्रीमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया। अब चलते हैं गाइस दूसरे उस पर, ये एग्जांपल मैंने पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। रैशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे डबल इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया है ना, ग्रेटर देन लेस देन, जो दो के बीच में रिलेशनल एक ऑपरेटिंग करते हैं या फिर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखते हैं इनके एग्जांपल देखते हैं गाइस। तो हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं
और इसका नाम मैं रिलेशनल ओपी कर देता हूँ, रेन ओपी। मेन मेथड बोल देते हैं कि बना देगा। ये हो गया हमारी क्लास। अब हम पहला देखने वाले हैं। पहला हम देखें अगर तो है ये डबल इक्वल्स टू है। अब देखते हैं डबल इक्वल्स टू कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस इसके लिए एक मेथड बनाते हैं फिर से, है ना। सबसे सिंपल तरीका है कोई चीज़ समझने का कि उसके लिए छोटा सा एक मेथड बना लीजिए, तो आपके लिए समझने में बहुत ईजी होता है। तो गाइस देखिए हम इंट num1 में सेव करता हूँ 5 और num2 में भी मैं सेव कर देता हूँ 5। अब मैं चेक करता हूँ क्या दोनों बराबर है। तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि बराबर है, लेकिन सोचिए ये वैल्यू आप कहीं से ला रहे हो और आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है ना। तो हो सकता है आप किसी दूसरी क्लास को ला रहे हो, किसी दूसरी क्लास का नाम dr है और आप उससे HU ला रहे हो। अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर उसने क्या वैल्यू दी है ना, और आप इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर माने तो अब हमें चेक करना है कि क्या num1 बराबर है num2 के। अगर ये बराबर है तो हम प्रिंट करते हैं, यानी इससे हम चेक करते हैं कि क्या दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। दे आर इक्वल, है ना। और अगर ये नहीं है तो एल्स लिख देते हैं। अगर ये बराबर नहीं होती है तो हम एल्स लिख देते हैं। दे आर नॉट इक्वल। तो गाइज अब इसे हम चला के देखेंगे। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सही, आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैं इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूँ गाइस, कभी कंफ्यूज होता हूँ ना। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं शो मेथड कॉल करता हूँ और इसे चला के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। दे आर इक्वल, राइट। हम वही करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी मेथड के अंदर ना डिक्लेयर करके उसे पैरामीटर बना दें। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार चेंज करके देखना चाहते हैं, तो आपको बार बार मेथड नहीं छूना पड़ेगा, जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैंने ये कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ दो वैल्यू देते हैं और देखते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। एक बार देंगे 5,9। अब देखते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए। दे आर नॉट इक्वल। तो 5 9 के इक्वल नहीं है, इसलिए प्रिंट इसने ये किया, दे आर नॉट इक्वल। तो गाइस ये तो हमने नंबर कर लिया है ना। कोई भी इंट, लॉन्ग, डबल कुछ भी कर सकते हो आप। एक स्ट्रिंग करके देखें, टेक्स्ट डेटा शो कंपेयर टेक्स्ट, इसका मेथड का नेम कर देते हैं। टेक्स्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट किस में करते हैं गाइस, स्ट्रिंग में। नेम में वही रहने देता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैं S1 कर देता हूँ और इसको S2 कर देता हूँ। S1 S2 जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो, आप लिख सकते हो ASD, आप लिख सकते हो XYZ, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखते हैं गाइस क्या ये बराबर आ रहे हैं। हमने मेथड कॉल नहीं किया। शो कंपेयरिंग टेक्स्ट, तो इनको करते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर लिख देते हैं टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट कर लेते हैं, है ना। तो पहले जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट हुआ है इसका नंबर का, तो 5 9 नॉट इक्वल। लेकिन दूसरा प्रिंट हुआ है स्ट्रिंग का, तो टेक्स्ट इक्वल है, तो वो इक्वल दिखा दिया उसने। अगर मैं टेक्स्टिंग लिख देता हूँ, दे आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे जब मैं हमेशा बताता हूँ कि स्ट्रिंग के पास करने के अपने भी कुछ मेथड्स होते हैं जो रिकमेंडेड है कि आप वही यूज़ करें, लेकिन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अपने मेथड्स होते हैं, वो आप यूज़ करिएगा। लेकिन अगर कभी ऐसी नीड पड़ती है तो आप कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया गाइस, डबल इक्वल्स टू। इस तरह नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू क्या करता है कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस केस को ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, क्या ये नंबर इसके इक्वल नहीं है। अब ये अगर ट्रू हुआ, ये ट्रू कब होगा, जब ये इक्वल नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके बराबर नहीं है, नहीं है, तो फिर दे आर नॉट इक्वल यहाँ लिख देते हैं। और एल्स केस क्या बनेगा गाइस, एल्स में क्या आ जाना चाहिए, जब ये इक्वल होंगे तो एल्स में जाएगा। अगर वाकई इक्वल नहीं है तो इसमें जाएगा इस बार, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लगाया है ना। तो अब हम इसे चला के देखते हैं। देखिए पहले वाले पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले मेथड के रिजल्ट पे, दे आर नॉट इक्वल, राइट, क्योंकि 5 9 तो इक्वल नहीं है ना, इसलिए ये ऑपरेट हुआ। अगर मैं इसे 5 दे देता हूँ
तो क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है? ये तो नहीं चलेगा क्योंकि इक्वल है, तो इसमें जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट हमने गलत लिखा है, तो ये दे आर इक्वल। इस तरह से इसी तरह स्ट्रिंग पे भी परफॉर्म कर सकते हैं आप देखते हैं गाइस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, एक मेथड और बनाते हैं। ग्रेटर लेस, इस तरह से लिख देते हैं और बस सिंबल यूज़ कर लेंगे, और यहाँ हम लिख सकते हैं फिर num1 इज ग्रेटर, यहाँ लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ लिख सकते हैं num1 इज नॉट ग्रेटर, या फिर लिख सकते हैं num2 इज ग्रेटर। है ना, और मेथड कॉल करते हैं, देते हैं 3 and 7। देखते हैं इस क्या प्रिंट करेगा ये। लास्ट में देखिए num2 इज ग्रेटर मीन्स 7 num2, है ना, तो 3 और 7 में कौन सा ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। तो ये हमने कंपेयर किया था कि क्या num1 num2 से ग्रेटर है, तो यहाँ हम देखें 3 क्या 7 से ग्रेटर है? नो, तो यानी ये प्रिंट नहीं हुआ, एल्स केस में गया वो और यहाँ प्रिंट हुआ। उसी तरह अगर हम इसे लेस देन कर दें और फिर हम चलाएं तो num1 इज ग्रेटर, राइट, सॉरी हमने साइन उल्टा कर दिया, तो num1 इज लेसर एल्स num2 इज लेसर। आप चलाते हैं तो देखिए क्या num1 num2 से कम है, लेसर है, तो देखिए num1 इज लेसर। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने एडिशन असाइनमेंट का किया था, कि अगर मैं ये कर दूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नीड क्यों पड़ेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर मैं इसको 3 कर दूँ, अब मैं अगर इसे चलाऊँ तो 3 इज लेस देन, बट ये तो ऐसा नहीं है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वल्स टू लगाऊँ कि या तो ये बराबर हो या फिर लेसर हो, तभी ये प्रिंट करे, एल्स लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हाँ एल्स केस में चला गया ना गाइस ये, तो जबकि num2 लेसर नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर num1 या तो छोटा है num2 से या बराबर है, तब ये प्रिंट करे इस लेसर और इक्वल्स टू num2। अब हम अगर चलाएं, देखिए ये इसके अंदर गया है क्योंकि हमने अब इक्वल्स टू लगा दिया है। इक्वल्स टू नहीं लगाए तो एल्स में चला जा रहा है, क्योंकि ये छोटा तो है नहीं ना कि बड़ा है, लेकिन एल्स में हमने लिखा नहीं कि बड़े और छोटे को वो कर रहा है, वो तो कहता है कि इसका ये अगर सच है, ट्रू नहीं है, ट्रूथ इसका रिजल्ट नहीं आया है, ये अगर सच्चाई नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा। वो यहाँ कुछ चेक नहीं करेगा कि क्या गलत है क्या सही है, बस वो एल्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि या तो कम होना चाहिए नंबर या फिर बराबर होना चाहिए, तब वो ये प्रिंट कर दे। तो इसकी इस तरह से नीड पड़ती है। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू कि या तो num1 के बड़ा हो num1 या फिर उससे उसके बराबर हो, तब ये चलेगा। तो हमने 3 3 दे रखा है, चलाते हैं, देखिए है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, है ना। अब हम इसे चला के देखते हैं, देखिए num2 में आया है क्योंकि num1 ना तो num2 के बराबर है, ना उससे छोटा है, ना उससे बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर देन लगाया ना। लेकिन अगर हम यहाँ 4 कर दें, यहाँ 5 6 कर देते हैं, तो यानी num1 बड़ा होगा, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तब भी क्या प्रिंट होगा, पहला वाला ही, है ना। और इसको इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ कभी कभी, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए आपके कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये प्रिंट हुआ इस तरह से गाइस। ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, बहुत इजी हैं समझने। जो भी आप मैथ अगर आपको आता है और इस तरह की चीज़ें अगर आपने की हुई हैं, है ना, मैथ में, तो आपको ये समझने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर्स।
लॉजिक ऑपरेटर्स जैसे डबल इक्वल्स टू इसमें भी आता है, नॉट इक्वल्स टू तो हमने कवर कर लिया। तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर्स, इन्हें टर्नरी कहते हैं। अभी हम इसका बात करेंगे कि इसका एग्जांपल कैसे कर सकते हैं। और एंड नॉट, ये तीन हैं जो बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये दो तो हम कर चुके हैं। टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं। तो गाइज इसके लिए नई क्लास बना लेते हैं एक। लॉजिकल है तो लॉग ओ पी मेन मेथड बोल देते हैं कि भाई बना देना, तो मेन मेथड उसने बना दिया। अब हम यूज़ करने वाले टर्नरी ऑपरेटर, तो हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड टर्न लिख देते हैं। और ये तो देखिए गाइस, एक काम करते हैं, इंट लिखा मैंने, ए लिखा, उसके अंदर मैंने 5 सेव कर दिया। अब एक काम करते हैं, इंट sum और एक टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। कैसे? a डबल इक्वल्स टू 5 क्वेश्चन मार्क देन 10 कॉलन 20। गाइस मैं इसको समझाता हूँ, एक एक पार्ट समझेंगे कि क्यों क्या लिखा है। इसे चलाने पे गाइस होगा क्या, देखिए। इंट सम में हम कुछ वैल्यू असाइन करने वाले हैं। इक्वल्स टू का मतलब तो ये हो गया। क्या करने वाले हैं? ए डबल इक्वल्स टू 5। डबल इक्वल्स टू का मतलब हम समझ गए कि ये चेक करता है कि क्या ए 5 के बराबर है। ए के अंदर क्या है? 5। तो अगर ये ट्रू कंडीशन है, ट्रू का मतलब ए डबल इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू कंडीशन है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है चेक करो, तो इसने ये कंडीशन चेक की। और अगर चेक के बाद ये ट्रू कंडीशन आई तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू है वो कंसीडर होगी, यानी वो वैलिड होगी, इसे हम लेंगे 10 को। और अगर ए 5 के इक्वल नहीं होता तो कॉलन के बाद जो है वो वैल्यू हम यूज़ करते हैं, यानी सम के अंदर 10 सेव होगा क्योंकि ये कंडीशन चेक जब हुई तो ट्रू निकली। तो अब हम क्या करते हैं, सिस्टम प्रिंट आइलन में SUM प्रिंट करते हैं। अभी फिर से इसे समझेंगे क्योंकि थोड़ा नया चीज़ है, तो थोड़ा इसमें चीज़ें हैं कि इसमें डबल इक्वल्स टू भी लगता है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगता है, इसमें कॉलन भी लगता है, तो फिर से समझेंगे। अभी जस्ट एक बार प्रैक्टिस की, एक बार चला के देख लेते हैं। पहले एक मेथड को कॉल करना है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। और ऑब्जेक्ट पे टर्न कॉल कर देते हैं और चला के देखते हैं। 10, तो 10 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने सम के अंदर जो वैल्यू प्रिंट करवाई है, सम को जो वैल्यू असाइन करवाई है, वो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करवाई है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके करवाई है कि पहले वो एक कंडीशन चेक करे कि क्या a 5 के इक्वल है। अगर ये जब चेक हुआ, अगर ये इक्वल निकला तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू है वो सेव होगी सम में, और अगर ये इक्वल नहीं होता तो 20 सेव होती। तो हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं 7। अब क्या होना चाहिए गाइस, जैसे ही मेथड कॉल होगा इंट a के अंदर 7 सेव हो गया। उसके बाद सम में क्या वैल्यू सेव होगी, वो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होके निकलेगी। कैसे? a 5 के इक्वल है, हम देख पा रहे हैं कि 7 लिखा हुआ है a के अंदर, तो 7 तो 5 के बराबर नहीं है, 7 5 के बराबर नहीं है। तो जैसे ही चेक हुआ तो ये तो ट्रू नहीं है, ये तो कंडीशन जो कॉलन से पहले लिखा हुआ है, ये कॉलन कहते हैं इसे, कॉलन से जो पहले लिखा हुआ है तो तब सेव होती है इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन ये फॉल्स है। तो कॉलन के बाद जो वैल्यू है 20 वो सम के अंदर सेव होगी और 20 प्रिंट होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चला के देख लेते हैं। ये देखें 20 प्रिंट हुआ है ना, तो इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। आगे देखते हैं गाइस, प्रैक्टिस करना इसकी, थोड़ा सा मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें, बट बहुत अच्छा ऑपरेटर है। प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली मैंने अपनी कंपनी में 13 प्रोजेक्ट पर भी वर्क किया है, जो मेरी ये 4th कंपनी है। और ये टर्नरी ऑपरेटर मैं बहुत जगह यूज़ किया है, बहुत ही शॉर्टकट रहता है, नहीं तो इफ एल्स लिखते हुए बहुत लेंदी कोड हो जाता है, इससे बहुत हेल्पफुल रहता है उसे। अब हम देखते हैं गाइस और एंड नॉट। आइए गाइस इसे समझते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स होने वाले हैं ये।
तो सबसे पहले हम देखेंगे और की कंडीशन क्या होती है ना। तो हम एक मेथड बना लेते हैं, इस मेथड का नाम लिख देते हैं या ये इसका नाम कर देते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें कर सकते हैं हम। इंट ए लेते हैं और 5 कर देते हैं, इंट बी लेते हैं उसमें 20 कर देते हैं और इफ लिखते हैं या तो ए 5 के बराबर हो या बी 10 के बराबर हो। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो any one condition is true, else लिख देते हैं गाइस। नो कंडीशन इज ट्रू, तो हमने ये लिख दिया, इस प्रिंट को हटा देते हैं। एक बार चला के देखते हैं गाइस, फिर हम इसे समझेंगे कि क्या इसमें और चीज़ें की जा सकती हैं। यही को हमने चलाया तो देखिए एनी वन कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो इनमें से कोई एक कंडीशन तो जरूर ट्रू है, एटलीस्ट लिख देते हैं कि यहाँ तो वैसे दोनों कंडीशन हमने ट्रू लिखा है, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अब एक काम करते हैं गाइस, 5 को कर देता हूँ मैं 7। अब जब ये मेथड कॉल होगा तो ए के अंदर 7 सेव हुआ, बी के अंदर 10 सेव हुआ। कंडीशन लिखी हुई है इफ ए 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, जो कि नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। या इसका मतलब क्या है, या और बी 10 के बराबर है, ये ट्रू है ना। तो गाइस हुआ क्या, ये फॉल्स है बट ये ट्रू है। तो यानी कोई एक कंडीशन इसमें से ट्रू होनी चाहिए थी। और का मतलब क्या है कि या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो फॉल्स है बट ये ट्रू है, तो यानी एक कंडीशन तो अभी भी ट्रू आ रही है। तो अगर हम इसे चलाएं तो अभी भी प्रिंट हो रहा है एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर हम बी को 11 कर दें तो ए 5 के बराबर है, रॉन्ग है ना, फॉल्स नहीं है। बी क्या 10 के बराबर है, बी भी 11 है, तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा, नो कंडीशन इज ट्रू, यानी ये प्रिंट नहीं हुआ। इसने कहा इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसमें आ गए हम लोग, राइट। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब, और ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि ट्रू और फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, लेकिन तब भी पूरी कंडीशन क्या मानी गई, ट्रू, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ था, और, है ना। इसको और तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉल्स ट्रू तो इक्वल टू ट्रू ही होगा। कोई भी कंडीशन में अगर ट्रू बन रही है, कोई भी कंडीशन और अगर लगा हुआ है और कोई भी कंडीशन ट्रू बन रही है, तो ओवरऑल रिजल्ट उसका ट्रू माना जाएगा। अब आप बताइए गाइस, ट्रू और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स। अब ये अगर कंडीशन बन रही है ना, यानी ये ट्रू हो और आगे के जितने भी 5 to 10 कंडीशन लिखी हुई है, 100 कंडीशन लिखी हुई है, सारी फॉल्स है, तब क्या ये प्रिंट होगा, यस। अगर एक भी ट्रू है, एक भी कंडीशन ट्रू है एंड एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ट्रू। वेरी सिंपल, राइट। तो अब इसको प्रैक्टिस करना एक बार। अब हम देखते हैं आगे एंड कंडीशन, देखते हैं एंड कंडीशन कैसे वर्क करती है।
इस मेथड को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया। इस मेथड का नेम चेंज कर देते हैं। मेथड का नेम देखिए एरर दिखा रहा है कि डुप्लीकेट हो गया मेथड का नेम, तो थोड़ा अलग कर देते हैं। एंड ही लिख देते हैं, एंड ओपी लिख देते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन हम देख रहे हैं, बस इसको अभी हटा देते हैं। सेम नंबर को यूज़ करेंगे, बस यहाँ क्या लिख देंगे, एंड all conditions are true। और else में लिख देते हैं all conditions are not true। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी, कि ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा। करके देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 5, इसको मैं कर देता हूँ 10 फिर से। तो क्या A 5 के इक्वल है? बिल्कुल है। क्या B 10 के इक्वल है? बिल्कुल है। तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए। चला के देखते हैं। तो इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। ऑल कंडीशंस आर ट्रू। ओके, अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ, लेकिन ये ऐसे ही रहने देते हैं, ये ट्रू रहने देते हैं, तो A क्या 5 के इक्वल है? नहीं, रॉन्ग, फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन क्या B 10 के इक्वल है? यस, ट्रू। तो गाइस एक भी अगर फॉल्स हुआ, है ना, एक भी अगर फॉल्स हुआ तो ये पूरा रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। इस और का अपोजिट आप मान सकते हो इस चीज़ को, कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो ओवरऑल फॉल्स माना जाएगा। तो यानी ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में प्रिंट करेगा। देखते हैं, ऑल कंडीशन आर नॉट ट्रू, राइट। तो यानी इसके बेस पे हम देख सकते हैं। अब हम जैसे हमने और का लिखा था समझाने के लिए, वैसे हम यहाँ भी लिख देते हैं, एंड। तो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? फॉल्स। या फॉल्स एंड ट्रू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? फॉल्स। एक भी फॉल्स अगर आ गया तो वो फॉल्स ही है। और यहाँ अगर हम कितनी भी कंडीशन लिखें, अगर यहाँ सिर्फ फॉल्स है और बाकी सब ट्रू है, तो एक भी फॉल्स आ गया तो पूरा ओवरऑल रिजल्ट क्या माना जाएगा? फॉल्स। ओके गाइस, बहुत ही सिंपल है ये भी। अब हम देखते हैं लास्ट, नॉट। नॉट क्या होता है देखते हैं। एक और मेथड बना लेते हैं सिंपल सा। इसका नाम कर देते हैं, रिवर्स में लिखने वाला था वैसे, लेकिन लिख देते हैं नॉट रिजल्ट। नॉट रिजल्ट करके कुछ लिख देते हैं। इसको हटा देते हैं। इसको 5 कर देते हैं और इसको हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए। चलो लिखा रहने देते हैं। तो क्या A 5 के इक्वल है? यस। कंडीशन इस रिवर्स लिख दिया मैंने, एल्स लिख दिया। तो होगा क्या गाइस, नॉट का मतलब है कि अगर वो ट्रू होगी कंडीशन तो वो फॉल्स बना देगा उसको, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। मतलब करके देखते हैं। ये मैंने लगा दिया है नॉट पूरे कंडीशन के आगे। तो ये जितनी ये कंडीशन जो लिखी हुई थी इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया है। तो पहले हम कंडीशन को देखते हैं, क्या A 5 के इक्वल है? ट्रू। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन बाहर लगा हुआ है नॉट। उसने कहा कि अगर आप ट्रू हो तो मैं आपको फॉल्स कर दूंगा, अगर आप फॉल्स हो तो मैं आपको ट्रू कर दूंगा। तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू। नॉट लगा हुआ है तो ये कंडीशन हो गई ओवरऑल फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई एल्स प्रिंट होगा। देखते हैं।
अच्छा कॉल नहीं किया इस मेथड को, है ना, कॉल तो करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, इस ऑब्जेक्ट पे रन करते हैं। कंडीशन इज नॉट रिवर्स, यानी ये वाला प्रिंट हुआ, है ना। अब एक काम करते हैं गाइस, यहां मैं लगा देता हूं एंड या और कुछ भी लगा देते हैं। पहले लगा देते हैं एंड बी डबल इक्वल्स टू 10। देखिए गाइस, क्या a 5 के इक्वल है? यस। एंड क्या b 10 के इक्वल है? यस। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, पूरा ओवरऑल हो गया ट्रू। लेकिन जैसे ही ये बाहर आया, नॉट ने किया, क्या पूरी कंडीशन क्या हो? ट्रू हो, तो मैं आपको बना दूंगा फॉल्स। चला के देखते हैं। देखिए कंडीशन इज नॉट रिवर्स, ये वाला प्रिंट हुआ, एल्स वाला। अगर मैं यहाँ और लिख दूँ, है ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू। कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया? ट्रू। लेकिन नॉट लगा हुआ है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या बन गई? ट्रू से फॉल्स। तो ये प्रिंट होगा। फिर से चला के देखते हैं। कंडीशन नॉट रिवर्स। तो आप जब भी नॉट लगा हुआ है, नॉट को छोड़ के जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए कि वो ट्रू बन रही है या फॉल्स। जो भी बन रही है, फॉल्स बन रही है अगर, तो नॉट लगा हुआ है तो वो हो जाएगी ट्रू ओवरऑल। और अगर फॉल्स बन रही है तो वो ट्रू तो हो जाएगी। अगर ट्रू बन रही है तो वो हो जाएगी फॉल्स। तो यानी नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं कि अगर ट्रू है और अगर नॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स। वैसे ही अगर लिखा हुआ है फॉल्स और नॉट लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कि वो है ट्रू, है ना। तो ये हो गया गाइस, जो भी वैल्यू, जो भी आपका ओवरऑल बन रहा है उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो वो उसको रिवर्स कर देगा। आगे देखते हैं गाइस, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं मिसक्लेनियस ऑपरेटर्स। तो गाइस टर्नरी ऑपरेटर जिसे इफ एल्स देन भी कहते हैं वो हमने देख लिया। देखिए इसमें दोनों सिंबल यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। दूसरा मिसक्लेनियस ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस हमने कहीं सुना था, यस। जब हम क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस होता है क्लास का, यानी उसका एक उदाहरण होता है, उसका एक एग्जाम्पल टाइप होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये तो हमारा टर्नरी का है। नीचे लिखा हुआ है स्ट्रिंग बना हुआ है, बोलियन है और नेम को इंस्टेंस ऑफ लगा के स्ट्रिंग किया गया है। देखते हैं क्या चीज़ की गई है। एक नई क्लास बनाते हैं गाइस, क्लोज कर देते हैं। नई क्लास बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं मिस्क। मेथड कह देते हैं कि आप बना देना प्लीज़। तो हमारी रिक्वेस्ट मान लेता है ये, इसने बना के दे दिया हमें। हमेशा की तरह एक छोटा सा मेथड बनाएंगे, सबसे अच्छा तरीका समझने का मेथड बना के करना। और इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं, नेम ही ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं कुलदीप, राइट। और अब हम देखते हैं इफ नेम स्टैंड्स ऑफ स्ट्रिंग। देखते हैं अभी क्या मतलब हुआ इसका, क्यों हमने लिखा ये प्रिंट ln। यस इट इज इंस्टेंस, else no it is not an instance। अब हम इसे पहले चला के देखते हैं। अच्छा मेथड कॉल नहीं किया गाइस, हमेशा की तरह मैं भूल जाता हूँ कि मेथड को कॉल भी करना होता है, नहीं तो वो क्योंकि मेन मेथड रन हुआ, मेन मेथड में कुछ है नहीं, तो आपने जितना भी क्लास में लिखा कुछ रन नहीं हुआ। तो जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट पे हमने कॉल किया शो मेथड और अब हमने चलाया तो देखिए यस इट इज़ इंस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका? इंस्टेंस जब भी हम लगाते हैं तो इंस्टेंस ऑफ लिखा है, यानी किसका? स्ट्रिंग का, है ना। इंस्टेंस ऑफ यानी क्या इसका उदाहरण है, क्या इसका एग्जांपल है। और हम किसको चेक कर रहे हैं? नेम को। क्या नेम इसका इंस्टेंस है? तो हम देख पा रहे हैं कि जो नेम है
वाकई स्ट्रिंग का बनाया हुआ है, स्ट्रिंग का टाइप है उसका, तो ये इसलिए कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन हमें चेक करने की नीड क्या है? आपका क्वेश्चन होगा कि ऊपर हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो इसको करने की नीड क्या है? तो गाइस एक अच्छा सा रियल जो एग्जांपल है उसको लेने की हम कोशिश करते हैं। देखिए मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, इसको बोलते हैं ह्यूमन। ठीक है गाइस, मेन मेथड चलो बना देते हैं। और एक क्लास बनाते हैं एनिमल। मेन मेथड आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बना लें, है ना। अब हम क्या करते हैं गाइस, यहां हम कह देते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ये ऑब्जेक्ट भी एक चीज़ होती है ना, ऑब्जेक्ट टाइप का, सबकी पेरेंट क्लास इसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, EX लिख देते हैं, सिर्फ X, ठीक है। और इसको हम चेक करेंगे क्या एग्जाम्पल ह्यूमन का इंस्टेंस है, एल्स तो लिखा हुआ ही है, तो यहाँ लिख देते हैं यस इट्स इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन, नो इट्स एन, यहाँ लिख देते हैं नो इट्स एन इंस्टेंस, इट इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल, यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट टाइप का लिया है तो कुछ ऑब्जेक्ट आप पास करवाइए। तो हम क्या करते हैं गाइस, जो ह्यूमन हमने क्लास बनाई है उसका हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ह्यूमन कोई ले लेते हैं, लाइक ऋतिक ले लेते हैं। ऋतिक भी तो ह्यूमन है, और न्यू ह्यूमन हमने बना दिया, और इस ऋतिक को इसमें पास कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब मुझे नहीं पता कि मैंने, अब यहाँ मेथड देख के आप बता नहीं सकते कि मैंने इस यहाँ कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है, लेकिन यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि हमने ह्यूमन पास किया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को नहीं पता कि यहाँ क्या पास हो रहा है। तो उस मेथड के अंदर उन्होंने इस तरह से लिख रखा है कि क्या जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो ह्यूमन क्लास का इंस्टेंस है, अगर है तो ये प्रिंट करना, और अगर ह्यूमन क्लास का नहीं पास हुआ है एक्स जो है तो ये प्रिंट करना, है ना। तो पहले से चला के देखते हैं। येस इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन, इसने तो चेक कर लिया कि जो यहाँ पास हुआ है, जो हमने यहाँ दिया है वो ह्यूमन का है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, एनिमल बनाते हैं, डॉग, न्यू एनिमल दे देते हैं, और इस पर इस डॉग को पास करते हैं, राइट। अब देखते हैं क्या डॉग ह्यूमन का इंस्टेंस है? नहीं, वो तो एनिमल का इंस्टेंस हमने बनाया है। तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। नो इट्स एन इंस्टेंस ऑफ एनिमल। वाओ, यानी इस मेथड ने खुद पहचान कर लिया कि ये जो एक्स हमने पास किया है वो हमने कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है, ह्यूमन का या एनिमल का। तो उसने यहाँ चेक कर लिया। तो गाइस एक अजीब चीज़ करते हैं, एनिमल लिखता हूँ और SRK लिखता हूँ। गाइस कोई ऑफेंस मत होना, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनिमल लिया हमने, SRK लिया, SRK तो ह्यूमन है वैसे, लेकिन ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट का नेम है। इसे आप बाइक भी लिख सकते हो, कार भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ SRK पास करूँ तो क्या होना चाहिए? क्या ये ऐसे देखेगा कि SRK किसका इंस्टेंस है, ह्यूमन का, और तब ये प्रिंट करेगा, या फिर ये चेक करेगा कि नहीं SRK तो एनिमल का ऑब्जेक्ट है और वो ये प्रिंट करेगा? चला के देखते हैं। तो देखिए गाइस, नो इट्स एन इंस्टेंस ऑफ एनिमल। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के नेम से आइडेंटिफाई नहीं करता, ये चेक करता है किस क्लास का ऑब्जेक्ट ये बना के पास किया गया है। तो एनिमल क्लास का बनाया गया है तो उसका इंस्टेंस माना जाएगा, तो ह्यूमन का इंस्टेंस नहीं माना गया। तो ऐसे गाइस हम इंस्टेंस ऑफ यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि वो किस टाइप का है ना। टाइप यानी क्लास भी एक टाइप है, जो हमने पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव टाइप की डेटा टाइप आप मानते हैं क्लास को, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट पास गया है किस टाइप का है, ये चेक करने के लिए आप इंस्टेंस ऑफ यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहा होगा गाइस आपके लिए, अच्छा लगा होगा आपको आई थिंक, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी जगह यूज़ होता है।
अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट कुछ नहीं है गाइस, ये हमारे सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक हमने समझा था, जहाँ भी हम मैथ के अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर पाते हैं जिन सिम्बल्स के थ्रू, उन्हें अरिथमेटिक कहते हैं। और जब भी रिलेशनल हमने देखा था कि जब भी दो कंडीशंस के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में हम कोई रिलेशनल चेक करते हैं, उनका कंपेयर करते हैं, तो उन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। नाम से वैसे पता चला कि अरिथमेटिक मैथ के रिलेटेड है और रिलेशनल दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, अभी हमने देखा है जस्ट जब हमें चेक करना होता है कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है, जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका इंस्टेंस ऑफ वो किसका है, यानी वो किस टाइप का है, वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम चेक करते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। तो ये गाइस हमारा ऑपरेटर आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ पिंग कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। और अगर आपका क्वेश्चन बहुत माइनर है और जो 1-2 लाइन में आंसर हो सकता है, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा और उन्हें अच्छे से समझा दूँगा। और हो सका तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ इस पेज पे ऐड करके इनके नीचे आंसर भी लिख दूँगा। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ डायरेक्टली कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ अगर आप देखेंगे तो। ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।